हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कुमारी सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश पर स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, आज का सेशन हिंदी का है और बच्चों आज मैं जो प्रश्न करवाने जा रही हूँ ये बहुत सारे प्रश्न इसमें आपके प्रीवियस जो मैं करवा चुकी हूँ, है ना। कुछ दिन पहले मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग इसका रिवीजन नहीं करते हो, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना मैं ही इसका रिवीजन कर देती हूँ, है ना। आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं कुछ इसमें मिले जुले प्रश्न हैं जो पहले से हैं जिसे मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ, है ना। तो बच्चों आज आप लोग फटाफट इसका आंसर करोगे, है ना। उसके बाद मैं आगे कुछ टॉपिक्स बताऊंगी। क्लियर है। चलिए बच्चों हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। हालांकि ये प्रश्न करवाया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन ए अधिशासी, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी प्रत्याशा। बताइए। उपसर्ग नहीं लगा है बच्चों, ध्यान दीजिए, उपसर्ग नहीं लगा है ना, नहीं लगा है। चलिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। बच्चों मैं उपसर्ग छांटने का आप लोग को एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताई थी कि आप लोग मूल शब्द को अलग कर दो, है ना। जो मूल शब्द है उसको अलग करके देखो, अगर मूल शब्द अलग करने के बाद, उपसर्ग को अलग करने के बाद अगर मूल शब्द मीनिंगफुल है ना, अर्थपूर्ण है, तब समझो कि वो उसमें उस पर उपसर्ग लगा हुआ है ना। और अगर मीनिंगलेस है, अर्थहीन है शब्द, तो समझो उसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ। अब जैसे पहला बता दो, आधी सासी, हम आधी को अलग करते हैं, सासी को अलग करते हैं, है ना। ये दोनों मीनिंगफुल है, इसका मतलब इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। प्रशंसा, अगर हम प्र को अलग करते हैं बच्चों तो संसा, संसा का मतलब तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे ये संसा का मतलब नहीं होता है ना। प्रशंसा, संसा का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। विनाश को देख लो, अगर हम लोग वी को अलग कर देते हैं तो बचता क्या है बच्चों, नाश, है ना। बी को अलग कर देते हैं तो नाश। प्रत्याशा को देख लो, अगर प्रत्याशा में हम लोग प्रति उपसर्ग को अलग कर देते हैं तो बचता क्या है, आशा, प्रत्याशा, है ना। लेकिन प्रशंसा में ये नहीं होता है, अगर हम प्र को अलग करते हैं तो क्या हम बनाएंगे, अशंसा, हैं। क्या जोड़ेंगे बताइए आप लोग, है ना। संसा का तो कोई होता नहीं है अर्थ, क्या बताएंगे हम लोग, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा प्रशंसा। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न संख्या 2 है बच्चे, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब गलत है। ऑप्शन ए आशीर्वाद लिखा हुआ है, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी मयंक, ऑप्शन डी बधाइयाँ। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है बच्चों। चूँकि ये सारे प्रश्न बच्चों आपके प्रीवियस डेज में मैं करवा चुकी हूँ, है ना, तो इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं हो जाए बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद। क्योंकि बच्चों आशीर्वाद जो है इस तरह से लिखा था, स दीर्घिकार सी, वाह, द, आशीर्वाद। क्लियर है बच्चों, इस तरह से लिखा था आशीर्वाद, है ना। जबकि गुरु, मयंक और बधाइयाँ ये तीनों ही सही है। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का सही विलोम शब्द क्या होगा बच्चों बताओ। ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी दैत्य, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी पुरुष। क्या होगा बच्चों, मानव का राइट आंसर होगा विलोम शब्द में ऑप्शन नंबर ए दानव, है ना। मानव का क्या होगा, दानव होगा। दैत्य का विलोम क्या होगा बच्चों, दैत्य का विलोम होगा देव, है ना। राक्षस का विलोम क्या होगा बच्चों, राक्षस का विलोम होगा देवता।
है ना। पुरुष का बच्चों महिला। समझ में आई बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित सही विकल्प को चुनिए, है ना। सर्वज्ञ किसे कहते हैं बच्चों। सर्वज्ञ के लिए अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होगा बताओ। सर्वज्ञ। ऑप्शन ए, जिसे सब विषय में जानकारी हो। ऑप्शन बी, जो सब जगह व्यापक हो। ऑप्शन सी, जो सर्वाधिक विस्तृत हो। और ऑप्शन डी, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों बताओ। सर्वज्ञ का। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, है ना। जिसे सब विषय में जानकारी प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं बच्चों। सर्वज्ञ कहते हैं, है ना। जो सब जानता है या सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। सर्वज्ञ कहते हैं। अब अगला है बच्चों, जो सब जगह। ऑप्शन बी में है, जो सब जगह व्यापी हो, व्यापक हो, तो इसको बोलते हैं सर्वव्यापी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों। सर्वव्यापी। जो सर्वाधिक विस्तृत हो इसको क्या बोलते हैं बच्चों। सविस्तृत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं। सविस्तृत, है ना। एक्चुअल में जो विस्तृत होता है उसको तो विस्तृत बोलते हैं, है ना। जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, तो जब बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो तो मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषी, है ना। क्लियर है बच्चों। चला जाए अब अगले प्रश्न की ओर। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है ना। निम्न में से कौन सा प्रश्न किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची नहीं बच्चों। ऑप्शन ए अंशु, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी रश्मि और ऑप्शन डी मयूख। निम्नलिखित में से कौन जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है बच्चों। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश, है ना। क्योंकि प्रकाश जो है बच्चों वो किरण का पर्यायवाची नहीं है ना। बाकी इसके अलावा जो 3 है अंशु, रश्मि और मयूख, है ना, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं। किरण के हैं। अच्छा अब बात आती है प्रकाश की, है ना। तो बच्चों प्रकाश का पर्यायवाची होगा ज्योति। क्लियर है। दीप्ति। क्लियर है बच्चों, है ना। प्रभा और उजाला, है ना। ये सब किसका है बच्चों। प्रकाश का है। चला जाए अगले प्रश्न की ओर। बच्चे अगला प्रश्न देख लो आप लोग। 6 नंबर। जलज शब्द का क्या अर्थ है। जलज शब्द का क्या अर्थ है बच्चों। जल में देने वाला। ऑप्शन बी है जल में जन्म लेने वाला। ऑप्शन सी जल से बना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जलज शब्द का क्या अर्थ है बच्चों। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। जल में जन्म वाला। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। जलज कहलाता है। बच्चों जलज किसका पर्यायवाची है। तो जो जलज है बच्चों ये कमल का पर्यायवाची, है ना। लेकिन अगर जलज कहा जाता है जल में जन्म जन्म लेने वाला, तो जल में तो शैवाल, है ना, छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो हमेशा से ही जल में जन्म लेते हैं, तो उन्हें भी तो हम जलज कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं बच्चों। कमल भी जलज को कहते हैं। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 7 बच्चे। निम्न मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए, है ना। निम्नलिखित मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। मुहावरा क्या है बच्चों। पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना। ऑप्शन ए है इसके लिए बच्चों 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चा छोटी आयु में बुद्धिमान होना। सेकंड है गुप्त बात छिपाना। और सी है भेद ना लगने देना। और डी है कपटी होना। चलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या है बच्चों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। छोटी आयु में बुद्धिमान होना। छोटी आयु में बुद्धिमान होना ये किसके लिए है बच्चों।
पेट में दाढ़ी होना, है ना। नहीं कहते हैं अरे भाई इसके पेट में कुछ लंबी दाढ़ी है ना, कोई बहुत बड़ी बात अपने अंदर छुपा के रखी है, किसी से कही नहीं है, तो वो क्या है, छोटी आयु में ही बुद्धिमान होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 8, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? बात को समझिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी संधि। बताइए, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? बच्चों, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी समास, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? समास, है ना। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? उसे समास कहते हैं ना बच्चों। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब बात आती है संधि की। संधि किसे कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं ना। ये संधि में किसका मेल होता है बच्चों? वर्णों का मेल होता है। क्लियर है? जबकि समास में पदों का मेल होता है ना। समास में किसका मेल होता है? पदों का मेल होता है, जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगाकर उसके अर्थ को बदल दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द के अर्थ को बदल दे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है बच्चों? उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, है ना। क्रय में ऐसा कौन सा उपसर्ग है तो जाहिर सी बात है बायां तरफ लगेगा, है ना, इधर लगेगा, इधर। क्रय में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे उसका अर्थ क्या हो जाए? क्रय का उल्टा हो जाए। तो क्रय का मतलब तो खरीदना होता है, तो खरीदना का उल्टा क्या होगा? बेचना होगा, है ना। तो क्रय के पहले क्या लगाइए? चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन बी वी। बताइए अन लगाएं, आ लगाएं कि प्र की वी लगाएं? बारी बारी से सबको लगा के देख लो आप लोग, है ना। जो सुटेबल लगे, है ना, या जिसका अर्थ जो है बेचना आ जाए वही होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगर हम लोग क्रा के पहले वी लगा देते हैं तो बन जाता है बच्चों विक्रय, है ना। और विक्रय का मतलब क्या हुआ? बेचना। विक्रय का मतलब क्या हुआ बच्चों? बेचना। क्लियर है? और क्रय मतलब खरीदना। चलिए अगले चैप्टर, अगला। निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है बाला, ऑप्शन बी है छात्र, ऑप्शन सी है महाशय और ऑप्शन डी है बच्चों शिव, है ना। चलिए बताइए इसका राइट आंसर बच्चों। निम्न में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? बाला, छात्र, महाशय और शिव, है ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाला, है ना। बाल का अर्थ होता है बच्चों लड़का, जबकि बाला का अर्थ होता है लड़की। क्या होती है बाला के अर्थ? लड़की, है ना। अब बात आती है छात्र की बच्चों, तो छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा। महाशय का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों? महाशया, है ना। महाशय का स्त्रीलिंग महाशया। शिव तो खुद पुल्लिंग है तो इसका तो स्त्रीलिंग नहीं होता, वही व्यक्तिवाचक पुल्लिंग का कभी स्त्रीलिंग नहीं होता, है ना। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? निर्धन शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। पहले मैं बता दूं बच्चों, संधि
के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चा स्वर संधि, है ना। दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है बच्चा विसर्ग संधि। क्लियर है? 3 तरह का संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बताओ ये निर्धन जो है ये तीनों में से कोई होगा या तीनों होगा? जी हाँ, अगर स्वर संधि नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। स्वर का स्वर के साथ मेल क्या होता है? स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि में एक साइड स्वर होगा और दूसरी साइड व्यंजन होगा, है ना। स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन के साथ ही मेल क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। जबकि विसर्ग संधि में क्या होता है बच्चों? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल विसर्ग संधि कहलाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों मैं निर्धन का राइट आंसर होगा विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर 1, है ना। निर्धन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो होगा नीह धड़, नीह जोड़ धन, है ना। नीह जोड़ धन क्या बन गया बच्चों? निर्धन। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो, है ना। जो अच्छा बोलता हो बच्चों उसे क्या कहते हैं? सुभाषनीय, सुभाषी, सुवक्ता, मितभाषी। चलिए बताइए उसे क्या कहते हैं? जो अच्छा बोलता हो ना। अच्छा बोलने का मतलब है बच्चों कि जो अच्छा वक्तत्व करता है ना, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा भाषण करता है, उससे यहाँ तात्पर्य है। चलिए बताइए बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुवक्ता, है ना। सुवक्ता, सुवक्ता किसे कहते हैं बच्चों? तो सुवक्ता कहते हैं जो अच्छा बोलता है। सुभाषनीय किसे कहते हैं बच्चों? सुभाषनीय, तो सुभाषनीय कहते हैं महिला की मधुर आवाज़, वैसी महिला जो मधुर आवाज़ में, मीठी आवाज़ में बात कर रही है ना, वहाँ पे ही सुभाषनीय आएगा, है ना। सुभाषी किसे कहते हैं? तो जो अच्छी तरह से बोलता है ना, जो अच्छी तरह से बोलता है, मधुरता पूर्वक बोलता है, उसको सुभाषी बोलते हैं। और मितभाषी किसे बोलते हैं बच्चों? तो जो आवश्यकता अनुसार बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी। जो आवश्यकता के अनुसार बोलता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं हो, से बोलते हैं मितभाषी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है बच्चों समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, है ना। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दुख का समानार्थी कष्ट, आघात, कठिनाई, वेदना। चलिए बताइए बताइए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ये इसमें से बच्चों 2 ही 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो मैं पिछले सेशन में नहीं करवाई थी, है ना। लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें पहले आप लोग कर चुके हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समानार्थी शब्द का चयन करिए। दुख का क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कष्ट, है ना। दुख का समानार्थी क्या है? कष्ट है। जबकि आघात का बच्चों अर्थ या समानार्थी अगर लिखेंगे तो बोलेंगे चोट पहुंचाना, है ना, चोट पहुंचाना। कठिनाई का बच्चों समस्या, परेशानी, है ना। वेदना किसको कहेंगे बच्चों? तो दुख से उत्पन्न पीड़ा, है ना। दुख से उत्पन्न पीड़ा क्या कहलाती है? वेदना कहलाती है। क्लियर है बच्चों? आज मैं थोड़ा आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ समानार्थी शब्द का, आप लोग घर से लिख के लाना है आप लोग को, है ना। सबसे पहला लिखो हनुमान, हनुमान का समानार्थी या यूं कहें तो पर्यायवाची, ओके। दूसरा पहाड़, ये आप लोग का होमवर्क है। क्लियर है? तीसरा अग्नि, चौथा नदी, पांचवा
समुद्र, है ना। इन पांचों का बच्चों आप लोग कल जो है होमवर्क क्लियर करके लाओगे, है ना। ये पांचों का कम से कम 5-5 समानार्थी शब्द खोज कर लाओगे, चूज करके लाओगे, है ना। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, है ना। समानार्थी शब्द का चयन करिए। नियमित, तो बच्चों मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे नियमित नहीं होगा, ये नियमित गलती से दे दिया है ना, यहाँ पे होगा नियति। चलिए बताइए, नियति, नियति का समानार्थी शब्द क्या है बच्चों, बताइए। ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी स्वभाव, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी भाग्य। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, नियति का समानार्थक शब्द। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग्य, है ना। क्योंकि भाग्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नियति बोलते हैं। क्लियर है, भाग्य को ही नियति बोलते हैं। अब बच्चों चरित्र का पर्यायवाची क्या होगा, चरित्र का पर्यायवाची, चरित्र का पर्यायवाची होगा बच्चों स्वभाव, है ना। हम लोग स्वभाव लिख सकते हैं, स्वभाव। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, व्यवहार, आचरण, सदाचार, है ना। ये किसका लिख सकते हैं बच्चों, चरित्र का। क्लियर है। अब है स्वभाव, स्वभाव भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है बच्चे, तो उसका क्या लिखें, है ना। कर्म, कर्म का क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्रिया, कार्य, करनामा, कृत्य, है ना। अच्छा मैं फिर से दो देती हूँ, आप लोग इसका करके लाना। एक अतिथि का, अतिथि का आप लोग घर से पर्यायवाची करके लाना, है ना, अतिथि का। और दूसरा पुत्र का, है ना, अतिथि और पुत्र। और जो लड़कियां हैं वो पुत्री का करके लाएंगी। क्लियर है ना, 3 करके लाएंगी। इनका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिख कर लाना, ये तीनों का। क्लियर है बच्चों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे हमारा अगला प्रश्न है, सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन का उल्टा क्या होगा, ऑप्शन ए नूतन, ऑप्शन बी नव्य, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी नवीन। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, अर्वाचीन का। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राचीन, है ना। अर्वाचीन का अपोजिट क्या होगा, प्राचीन होगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे नूतन है, तो नूतन का क्या होगा, नूतन का पर्यायवाची होगा बच्चों पुरातन, नूतन का पुरातन। नव्य का क्या होगा बच्चों, नव्य का भी पुरातन ही होगा या पुराना होगा, है ना। नवीन का क्या होगा, इसका भी प्राचीन होगा। क्लियर है। हाँ चलिए मैं 10 देती हूँ, आप लोग कल इसका जो है विलोम शब्द लिख के लाइएगा। क्लियर है, घर से आप लोग 10 का विलोम शब्द घर से लिख के लाइएगा। चलिए सबसे पहला लिखिए बच्चों, बच्चे मैं 4-5 देती हूँ, आप लोग को विलोम शब्द घर से लिख के लाइएगा। सबसे पहला लिखिए उन्नति का, है ना, उन्नति का विलोम क्या होता है। फिर लिखिए छाँव का, तो बहुत इजी है। अगला लिखिए दृढ़ का, दृढ़ लिखते जाना है फटाफट, इधर उधर नहीं देखना, ओके। फिर लिखिए तिमिर का, है ना। इसके बाद लिखिए दुर्जन का, फिर लिखिए साध्य का, इसके बाद लिखिए सद्भावना का, क्लियर है बच्चे। फिर इसके बाद लिखिए इच्छा का, है ना। इसके बाद लिखिए गणतंत्र का,
हो गया। इसके बाद लिखिए कार्य का। इसके बाद लिखिए सगुन का। क्लियर है? इतना ही बस आज के लिए। कल आप लोग इतने होमवर्क करके लाएंगे, है ना। इन सब का विलोम लिख कर लाना। विलोम मतलब उल्टा। और पीछे जो मैं बताई उसका सबका समानार्थी या पर्यायवाची लिख के लाना है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर मुझे ऐसे ही नहीं, हर एक वीडियो को फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप लोग रिवीजन करो। चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, मज़ेदार सब्जेक्ट के साथ, है ना, मज़ेदार प्रश्नों के साथ।